नमस्ते। आज बात करेंगे फिल्म धुरंधर 2 की, लेकिन एक खास नज़रिए से। ध्रुव राठी ने अपनी एक एनालिसिस में इस फिल्म के बारे में कुछ बड़े पॉइंट्स उठाए हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनका तर्क क्या है। तो इस पूरी एनालिसिस को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, फिल्म एक विज्ञापन के तौर पर कैसे काम करती है। दूसरा, इसमें मनाने की यानी परसुएड करने की कौन सी कला इस्तेमाल हुई है। तीसरा, ये हाल के इतिहास को कैसे दोबारा लिखती है। चौथा, वो क्या है जो इसमें दिखाया ही नहीं गया। और आखिर में बात करेंगे गैस लाइटिंग इफेक्ट की। तो सबसे पहला सवाल, क्या धुरंधर 2 सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फिल्म है? सोर्स के मुताबिक बिल्कुल नहीं। उनका तर्क है कि ये असल में एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट है। एक ऐसा विज्ञापन जिसे खास तौर पर लोगों की सोच को एक दिशा देने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस बात को साबित करने के लिए सोर्स एक बहुत बड़ा सबूत सामने रखता है। ये बयान है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का। उन्होंने कहा, जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। ये कोट सोर्स के मुताबिक फिल्म के पॉलिटिकल एजेंडे को सीधे सीधे सामने ले आता है। तो मतलब साफ है, इस एनालिसिस में फिल्म को आर्ट के तौर पर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल हथियार की तरह देखा जा रहा है। सोर्स का कहना है कि इसका मकसद सीधा है, देखने वालों को ब्रेन वॉश करना और इतिहास को अपने हिसाब से दोबारा लिखना। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि फिल्म ऐसा करती कैसे है। दर्शकों को परसुएट करने के लिए यानी अपनी बात मनवाने के लिए वो कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करती है। सोर्स ने इसमें कुछ बहुत ही चालाक एडवर्टाइजिंग और स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स की तरफ इशारा किया है। देखिए, फिल्म के शुरू में एक डिस्क्लेमर आता है, वास्तविक घटनाओं से प्रेरित। सोर्स का कहना है कि यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक लीगल चीट कोड है। ठीक वैसे ही जैसे केचप की बोतल पर फ्रेश लिखा होता है। वो फ्रेश उसका ब्रांड नेम है, ये गारंटी नहीं कि वो ताज़ा है। इसी तरह ये लाइन फिल्म को सच्चाई का एक फील तो देती है, पर मेकर्स को पूरी आज़ादी ही देती है कि वो कहानी को जैसे चाहें वैसे मोड़ सकें। सोर्स एक और बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक की बात करता है, इमोशनल प्राइमिंग। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी ने पहले आपको एक बहुत तीखी मिर्च खिला दी। अब जबान जल रही है और ठीक उसी वक्त वो आपको कोई मीठी चीज बेचता है, आप फौरन खरीद लेंगे, है ना। फिल्म भी यही करती है, पहले दर्शकों के अंदर एक मजबूत इमोशन जैसे गुस्सा या देशभक्ति जगाती है और फिर उसी इमोशन के ऊपर अपनी कहानी बेचती है। एक और कमाल की ट्रिक देखिए, फिल्म का जो मेन विलन है, जो दाऊद इब्राहिम पर बेस्ड कैरेक्टर है, वो हीरो की तारीफ करता है। वो कहता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये मनाने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। सोर्स ने इसकी तुलना एक ऐसे सीन से की है जहां थानोस कहे, जब से मैंने स्पाइडरमैन को देखा है मेरे हाथ कांपने लगे हैं। सोचिए कितना असरदार होगा जब विलन खुद हीरो से डरने लगे, तो देखने वालों के दिमाग में हीरो की ताकत और असर को लेकर कोई शक ही नहीं बचता। चलिए अब आते हैं फैक्ट्स पर। सोर्स का सबसे बड़ा दावा यह है कि फिल्म सिर्फ कहानी नहीं सुना रही, वो हमारे हाल के इतिहास को, रीसेंट हिस्ट्री को बदल रही है, उसे फिर से लिख रही है। जैसे कि फिल्म में ये दिखाया गया है कि अमेरिका से पैसा लेने वाले एनजीओ, मीडिया, ये सब 2014 में मोदी को जीतने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सोर्स इसके बिल्कुल उलट सबूत देता है। उनके मुताबिक प्रेसिडेंट ओबामा ने तो चुनाव के दिन ही मोदी को बधाई देने के लिए फ़ोन किया था और अमेरिकी एम्बेसडर तो चुनाव से 3 महीने पहले ही उनसे मिले थे। ये बात फिल्म के नैरेटिव पर सीधा सवाल खड़ा करती है। अब बात करते हैं नोटबंदी की। फिल्म में इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाया गया है, एक ऐसा हीरोइक कदम जो पाकिस्तान से आ रहे 60,000 करोड़ के नकली नोटों को रोकने के लिए उठाया गया। पर सोर्स का कहना है कि असलियत इससे बहुत अलग है। चलिए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। फिल्म का दावा है कि पाकिस्तान से 60,000 करोड़ रुपए के नकली नोट आ रहे थे। एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन आरबीआई का डेटा क्या कहता है? 2017-18 में सिर्फ 43 करोड़ रुपए के नकली नोट पकड़े गए। सोचिए, 60,000 करोड़ और 43 करोड़, जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे चौंकाने वाली बात, आरबीआई के ही मुताबिक नोटबंदी में बंद हुए 99.3% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। तो सोर्स ये सवाल पूछता है कि अगर सारा पैसा वापस ही आ गया तो फिर काला धन गया कहाँ? और इन सब आंकड़ों के अलावा सोर्स ये भी बताता है कि फिल्म उस दौर की असली मुश्किलों को पूरी तरह से अनदेखा कर देती है। इकोनॉमी का धीमा होना, जीडीपी को हुआ नुकसान और सबसे दुखद, एटीएम की लाइनों में खड़े खड़े 80 से ज़्यादा लोगों की मौत। ये वो सच्चाई है जिसे देश के करोड़ों लोगों ने खुद महसूस किया था।
कभी कभी एक कहानी क्या कहती है इससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि वो क्या नहीं कहती। और सोर्स का यही तर्क है कि ये फिल्म बहुत सोच समझकर, जानबूझकर कुछ जरूरी घटनाओं को कहानी से बाहर कर देती है। इस टाइमलाइन को देखिए। 25 दिसंबर 2015 को पीएम मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंचते हैं नवाज शरीफ से मिलने, और उसके ठीक 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकवादी पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमला कर देते हैं। सोर्स का कहना है कि फिल्म इस पूरे सीक्वेंस को बड़ी आसानी से नज़रअंदाज कर देती है, क्योंकि ये उसके बनाए हुए सीधे-साधे नैरेटिव को मुश्किल बना देता है। इसी तरह 2019 के पुलवामा हमले के बारे में भी जरूरी बातें छोड़ दी गई हैं। सोर्स बताता है कि हमले से पहले 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, जिन पर कथित तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये जानकारी फिल्म के नेशनल सिक्योरिटी वाले नैरेटिव पर गंभीर सवाल उठाती है। तो इन सब पॉइंट्स को अगर एक साथ जुड़कर देखें तो सोर्स एक बहुत ही परेशान करने वाले नतीजे पर पहुंचता है। वो कहता है कि फिल्म का असली मकसद है गैस लाइटिंग। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सोर्स देता है अतीक अहमद की हत्या का। हम सब ने लाइव टीवी पर देखा कि क्या हुआ, लेकिन फिल्म उसे एक क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह दिखाती है। मतलब एक ऐसी घटना जो सबके सामने हुई, जो एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर थी, उसे फिल्म एक कामयाबी में बदल देती है। तो ये गैसलाइटिंग आखिर है क्या? ये एक तरह का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, जिसमें कोई आपको आपकी ही याददाश्त, आपकी ही समझ पर शक करने के लिए मजबूर कर दे। वो आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि जो आपने अपनी आंखों से देखा, जो महसूस किया, वो असल में हुआ ही नहीं। और यहीं पर सोर्स इस कॉन्सेप्ट को सीधा फिल्म से जोड़ता है। तर्क ये है कि फिल्म जनता को गैसलाइट करने की कोशिश करती है। ये उन लोगों से जो घंटों एटीएम की लाइनों में खड़े रहे, ये कहती है कि उनका वो अनुभव, उनकी वो यादें वैसी नहीं थीं जैसी उन्हें लगती हैं। असल में वो कुछ और ही था। ध्रुव राठी कहते हैं, जब ये बड़े पैमाने पर होता है, बड़े पर्दे पर, लाखों लोगों के साथ, तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, ये एक हथियार बन जाती है। सोर्स के लिए जब कोई चीज़ इतने बड़े स्केल पर होती है तो वो एक हथियार बन जाती है, एक ऐसा हथियार जो करोड़ों लोगों की यादों को बदल सकता है। तो आखिर में सोर्स हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब कोई फिल्म सिर्फ पुराने इतिहास को नहीं, बल्कि पिछले 10 साल की घटनाओं को, उन घटनाओं को जिन्हें हमने खुद जिया है, उन्हें दोबारा लिखती है, तो उसका असली मकसद क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मीडिया, हमारी यादों और सच्चाई के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।